हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ मैंने विज़न आईएएस के लिए है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे सभी टेस्ट सीरीज़ में सबसे बेस्ट भी लगती है। ओके, तो आज हम इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2015 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की। तब उसका पुत्र 10 वर्ष का था। तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। ठीक है, वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ हो या एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर पे जाना है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन और कुछ चीज़ें क्वेश्चन की हमसे मिस आउट हो जाती हैं और जिसकी वजह से हम आंसर जब टिक करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को भले हमें 2 बार पढ़ना पड़े लेकिन हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से उसको समझना है, उसके बाद ही आंसर पे जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2015 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की। ठीक है, कोई भारतीय नागरिक है जिन्होंने 2015 में अपनी जो है भारतीय नागरिकता त्यागने के लिए घोषणा किया। उस समय उनका जो पुत्र था 10 वर्ष का था, यानी उनका जो बेटा था वो 10 वर्ष का था। उसके बाद जो उनकी नागरिकता त्यागने की घोषणा थी, परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। मीन्स उनकी जो घोषणा थी उसको सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। ठीक है, वर्तमान में उनके पुत्र को कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति है, उसका पुत्र 10 वर्ष का है, तभी उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया। तो क्या उसके पुत्र को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी नागरिकता अपने होशो-हवास में त्याग देता है और उसका नागरिकता की जो घोषणा है उसको पंजीकृत कर लिया जाता है, यानी रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, तो उसके जो बच्चे होंगे, जो संतान होंगी, जो नाबालिग होंगी, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होगी, वो भी भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यानी उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वो बच्चे 18 वर्ष होने के बाद यदि चाहें तो नागरिकता हासिल कर सकते हैं भारत की, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक वो उस व्यक्ति के बच्चे नाबालिग हैं, वे भी भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, यानी उनके पिता के साथ साथ बच्चों की भी नागरिकता चली जाएगी इस प्रावधान में। तो उसके बच्चे को वही मूल अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे संविधान में विदेशियों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, निजता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारे संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो आर्टिकल हैं, इनमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो हमारा मूल अधिकार है, ये आर्टिकल
19 में दिया हुआ है, जो कि भारतीयों के लिए ही है, सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। चूँकि उस व्यक्ति का बच्चा अब भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए उसे ये वाक्य और स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पर। और निजता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये दोनों अधिकार उसको प्राप्त होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। पहला, राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिस्थितिकी समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य वर्णित हैं? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारी जो प्रस्तावना है उनमें से यहाँ पे जो वर्ड्स लिए गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, हमारी संविधान जो है उसमें जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पे कौन कौन से उपस्थित है वही हमको टिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। मीन्स प्रस्तावना में जो वर्ड दिए हुए हैं वो यहाँ इस ऑप्शन में है, उनको है तो उनको टिक करके निकाल करके ऑप्शन छाट के यहाँ पे हमें ऑप्शन में से आंसर देना है। ठीक है, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, तो सेकंड हमारा जो है ऑप्शन है स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद परिस्थिति की समानता, परिस्थिति की समानता की बात कही गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। सही, जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। तो ये हमको किस में दिख रहा है? ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में हमको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसके विषय में देखना है और फिर हमको आंसर देना है। तो इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसकी एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है, जो कि वो 3 वर्ष है, और वो बीच बीच में 6-6 महीने पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बढ़ता है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष तक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो वो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड क्या है? जब वो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसका मतलब यह है कि जो राज्य की शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास सीधे सीधे चली जाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर्स से लिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही E9 साझेदारी संबंधित है। E9 साझेदारी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ये E9 साझेदारी आप फ्रेंड्स गूगल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो E9 साझेदारी के बारे में हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि E9 साझेदारी संबंधित है तो किससे है, किससे संबंधित है E9 साझेदारी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने से, नहीं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने से,
या फिर 5G तकनीक विकसित करने से, विकासशील देशों के लिए टीके की सुविधा उपलब्ध कराने से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि E9 साझेदारी, इसका संबंध सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता से है। ठीक है, सभी को गुणवत्तापूर्ण यानी सबको क्वालिटी एजुकेशन देने से संबंधित ये एक मंच है जिसमें 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, 9 कंट्री ने इसको बनाया है, जैसे जिसमें कि ब्राज़ील और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये ऐसे ऐसे करके इसमें 9 कंट्री हैं। तो यहाँ ई एजुकेशन को इंडिकेट करता है और 9 कंट्री हैं। 9 कंट्री मिल के एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और सभी को अच्छी एजुकेशन देने के लिए एक मंच तैयार कर रही हैं, जिसको हम ई साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में यहाँ जो प्रशासनिक प्रावधान दिए हैं वो संबंधित हैं या नहीं, या कौन कौन से संबंधित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अनुसूचियाँ ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, और अच्छे से उसको रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है, संसद के सदस्यों से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से संबंधित है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि दूसरी अनुसूची में महालेखक परीक्षक से संबंधित है, उच्च न्यायालय से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में संसद के सदस्यों और लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा और थर्ड फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता के उपरांत का मतलब होता है बाद में, स्वतंत्रता के बाद संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 अनुच्छेद 50 को प्रभावी बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 50 को प्रभावी नहीं बनाते हैं, ये 48 को प्रभावी बनाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अनुच्छेद 43 को प्रभावी बनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 73 यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे दरबार स्थानांतरण का संबंध किससे है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जम्मू कश्मीर जो है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो 2 है, एक तो है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू। ठीक है, इसमें एक विंटर कैपिटल है और एक समर कैपिटल है। ठीक है, तो जब भी विंटर होता है तो ये जो कैपिटल है जम्मू से श्रीनगर जाती है और फिर श्रीनगर से जम्मू आती है, तो इसका स्थानांतरण होता है, तो इसको ही दरबार स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा राजधानी के स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जी हाँ, कोई भी कार्य करना हो, एग्जीक्यूट करना हो या कोई नियम बनाना हो तो मंत्रीगण ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य तो होते ही हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री का नेता या प्रधान होता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या प्रधान जो है हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो बात सही है कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की वजह युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, ऐसी स्थिति में जो हमारा होता है 19 मूल अधिकार, वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो वो रीज़न दिया ही नहीं है, तो इसलिए पहला तो सही ही है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकार को प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं था। ठीक है, कौन सदस्य नहीं था यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमको पता है प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर, एम मुंशी और कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सभी मेंबर्स थे। लेकिन BN राव जो थे हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं बल्कि संविधान सभा के सलाहकार थे। BN राव जी कौन थे? संविधान के सलाहकार थे। इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो BN राव हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, क्योंकि BN राव सलाहकार थे संविधान सभा के, ना कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई हो या आंसर करने में गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे से और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।